स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें इंडिया डेली के हर रिपोर्टर हर खबर ग्राउंड जीरो से सीधे लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें आपको मिलती है सटीक जानकारी, आप तक पहुंचती है एक्सक्लूसिव खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट ने आज जुलाना विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान विनेश फोगाट ने जीत का दावा किया और साथ साथ जुलाना की जनता का आभार जताया। हरियाणा विधानसभा का सबसे चर्चित चेहरा और कांग्रेस के उम्मीदवार पहलवान विनेश फोगाट अपने पति सुशील से ज्यादा इनकम टैक्स देती है। 2023 और 24 में उन्होंने 24 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया, जबकि उनके पति 4,26,000 रुपए का टैक्स भरते हैं। विनेश फोगाट की चल और अचल संपत्ति मिलाकर 4 करोड़ रुपए की है। नामांकन के बाद विनेश फोगाट ने अपने सभी समर्थकों से अपील की। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिल के ऐसे लगा, और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, तो हम अपनी जीत और मेहनत कर रहे हैं। और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। विनेश फोगाट ने चुनावी हलफनामे में खुलासा किया कि उनके पास 1,95,000 रुपए कैश है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट में 22,92,000 रुपए करीब जमा है। साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक के सेविंग अकाउंट में 16,72,000 रुपए जमा है। ICICI के अकाउंट में 18,646 रुपए जमा है। विनेश फोगाट महंगी गाड़ियों की शौकीन है। अभी वो 35 लाख रुपए की वोल्वो कार से चलती हैं। विनेश फोगाट जिनकी जुलाना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विनेश का यह पहला विधानसभा चुनाव है। विनेश ग्रेजुएट हैं और 2021 में मद्रास से ग्रेजुएशन किया है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को टक्कर देने के लिए कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है और वो एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे हैं। हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है और इस बार गोल्ड मेडल से चूकी विनेश फोगाट कांग्रेस से वहां दाव ठोक रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा दाव चलते हुए जींद की बेटी कविता दलाल को वहां से उम्मीदवार बना दिया, जो खुद WWE की रेसलर है, यानी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बारामूला लोकसभा सीट से सांसद शेख राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को बीते मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है, ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें। जेल से बाहर निकलते ही राशिद ने कहा कि वो पीएम मोदी के नए कश्मीर के नैरेटिव से लड़ेंगे। जेल से बाहर आते ही सांसद इंजीनियर राशिद ने बीजेपी और पीएम मोदी से लेकर धारा 370 और चुनाव को लेकर टिप्पणियां की। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का ये नैरेटिव जम्मू कश्मीर में पूरी तरह फेल हो चुका है। मोदी जी डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं। ये कहने की बात है, आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी, हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसीज टिल माय लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है। राशिद आतंकी फंडिंग के मामले में 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। राशिद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने मोदी जी के प्यार की वजह से वोटिंग नहीं की, बल्कि उन्हें ये बताने के लिए वोट डाला है कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। राशिद ने कहा कि जो 5 साल से बिलों में छुप कर थे, वो चुनाव की घोषणा होते ही बाहर आए। मेरी लड़ाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इससे पहले राशिद के जेल से बाहर निकलते ही राशिद के समर्थक उनका स्वागत करते हुए दिखे। इस दौरान जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है और तिहाड़ के बदले वोट जैसे नारे भी लग रहे थे। तिहाड़ में अपने अनुभव के बारे में राशिद ने कहा कि तिहाड़ जेल का नाम ही काफी है। अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ के स्पेशल NIA कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य 4 आरोपियों राहुल भूला, मन्नू यादव, कुणाल अशोक चौधरी और सलीम को 10 साल की सजा के साथ उन पर लगी धाराओं के मुताबिक जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने इन सभी को कल दोषी करार दिया था और सजा का ऐलान आज किया है। आपको बता दें कि दिल्ली का शाहीन बाग 18 साल से मौलाना का ठिकाना था। मौलाना कलीम सिद्दीकी को 22 सितंबर 2021 की रात उत्तर प्रदेश ATS ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर दौराला मटोर के बीच गिरफ्तार किया था। उसे और उसके साथियों को बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश ATS ने आरोप लगाया था कि ये सभी धर्मांतरण की साजिश रचने में शामिल थे और फॉरेन फंडिंग की मदद से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। कलीम को 562 दिनों तक जेल में रहने के बाद अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत में आगे की सुनवाई शुरू हुई, जिसमें कलीम सिद्दीकी की जमानत पर शर्तें लगाई गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके NCR से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी और उसे अपना फोन का लोकेशन हमेशा ऑन रखने के लिए निर्देश दिया था ताकि जांच एजेंसियां उसका लोकेशन ट्रैक कर सकें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब देश में होते हैं तो देश की विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो बात उमर खालिद की हो या अमेरिका में होते हुए इल्हान उमर की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री और लोकतंत्र को गाली देते हैं। अब वक्त आ चुका है कि उन पे कार्रवाई हो और उनकी सदस्यता वापस ले ली जाए। अमेरिका में जाएं तो इल्हास उमर हो और जितने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं वो भारत विरोधी टूल किट का ही वो प्रयोग करते हैं और वही लोग रहते हैं। राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर गिरिराज सिंह ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की सलाह तक दे दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर एक कार्यक्रम में भारत को लेकर कई बयान दिए थे। राहुल गांधी ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर बात की। राहुल ने कहा है कि भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। वहीं राहुल ने रोजगार के मामले पर चीन की तारीफ भी की है। अब राहुल के इन बयानों पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया है। टेक्सास में राहुल गांधी ने कहा था कि पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या है, भारत में भी रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। राहुल ने कहा है कि चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है। दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। चीन वैश्विक उत्पादन पर हावी हो रहा है। पश्चिम अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन का विचार छोड़ दिया है और उन्होंने इसे चीन को सौंप दिया है। अमेरिका दौरे पे गए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, जबकि हमारा मानना है कि भारत एक विचारधारा है। इसमें सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए और सभी को सपने देखने का हक होना चाहिए। अपराध को लेकर बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और उस बीच कोचाधामन सीट से आरजेडी विधायक का वीडियो सामने आना एक नया बवाल खड़ा कर गया, क्योंकि इसमें विधायक जी सुने जा सकते हैं कहते हुए कि 90% जेल में जो लुच्चे लफंगे हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। आरजेडी विधायक का एक वीडियो सामने आने के बाद सियासी गलियारे में कोहराम मच गया है। दरअसल बिहार के किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा से आरजेडी विधायक इजहार असफी ने शिक्षक को जेल के अंदर अपने गुंडों से दुर्गति करवाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन में जेल के अंदर ही तुम्हारी गत करवा देंगे। हमारा क्या होगा, हम पर केस होगा तो जेल जाएंगे, 2 दिन में जेल हो जाएगा। इसी 2 दिन में जेल के अंदर ही तुम्हारा गत करवा देंगे। पता है ना, 90% आदमी जेल में जो है हम ही लोग का है। इसमें चोर है, बदमाश है, जिंदा है, लुच्चा है, मर्डरर सब है। तुमको बाहर में कुछ नहीं हो तो जेल में तुम्हारा गत करवा देंगे। हालांकि ये वीडियो 31 जुलाई 2024 का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल अहमदनगर मोधो में पदस्थापित एक शिक्षक ने स्कूली छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद से बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। आरजेडी विधायक इजहार असफी खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि जेल में बंद 90% आदमी उनके हैं, जो आतंक मचाने के लिए काफी हैं। हैरानी की बात यह है कि विधायक का ये वीडियो खुद उनके बेटे ने ही वायरल किया है। मामला चाहे जो हो, पार्टी जांच करेगी, विधायक को सफाई देना होगा, मगर फिलहाल बैठे बैठाए सत्तारूढ़ दल बीजेपी और जेडीयू को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, जहां अपराध के मुद्दे पर
आरजेडी हमलावर थी, अब इस वीडियो के आने के बाद सत्तारूढ़ दल आरजेडी पर हमलावर हैं। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को हिरासत में लिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इसके बाद उन्होंने सुभाष उद्यान क्षेत्र में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बदमाशों ने करीब सुबह 4 बजे तक इलाके में जमकर उत्पात मचाया, जिसका सीसीटीवी सामने आया, जिसमें 3 युवक हाथ में पत्थर और लाठियां लेकर सड़कों पर दौड़ते नजर आए और रास्ते में खड़ी गाड़ियों पर तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई और बड़े वारदातों का खुलासा होने की संभावना बनी हुई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता जहां रहा करते थे, यह वही जगह है जहां पर इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूं इंडिया डेली। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस वक्त आयशा मनोर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है और मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में स्थित है। और यह सबसे खास बात है कि देखिए इसी बिल्डिंग के 6वें महले पर रहा करते थे, जहाँ पे आसपास के पड़ोसी कहें यहाँ पे जब निकला करते टहलने के लिए तो लोग जरूर कई बार उनसे मिला करते थे, लेकिन अब शायद अनिल मेहता को कोई कभी देख नहीं पाएगा क्योंकि इस दुनिया में अब नहीं है। वह इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है, इसका पता लगातार पुलिस लगा रही है। पुलिस लगातार इस पर मामले पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार उन्होंने आत्महत्या की है तो की क्यों है, क्योंकि सुसाइड नोट कुछ नहीं मिला है। जांच पड़ताल में कुछ भी अब तक सामने नहीं आया है। लगातार पुलिस और फॉरेंसिक टीम, उसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम लगातार यहाँ मौजूद है, जाँच पड़ताल कर रही है। आसपास के लोगों से, सबसे अलावा बिल्डिंग और उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है उसको लगातार खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इसके पीछे कुछ और रीजन था, कौन कौन यहाँ पे आए थे, उन तमाम एंगल पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस की जो टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो लगातार अंदर जा रही है और अंदर जाकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और लोग जो है उनके चाहने वाले या जो उनको जानने वाले खुद यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इस मुसीबत की घड़ी में कहें या फिर जो एक उनके घर पर जो एक बड़ा यहाँ पर उदासी छाए हुए, मातम पसरा हुआ है, उसमें कम से कम यहाँ पर लोग शरीक होने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यह तस्वीरें अपने आप में काफ़ी, आप देख रहे हैं जो तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यह जो स्कूटर आप देख रहे हैं खड़ा हुआ है, एक उसके ठीक बगल में ही वही गिरे और जहाँ पर उनका खून का कतरा अभी भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर उनकी मौत हुई है। यह एक अपने आप में बड़ा विचित्र स्थिति है क्योंकि यह वही गेट है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मलाइका अरोड़ा खुद यहाँ पर आई थी। जब सुबह टहलने के लिए निकलती हैं तो यहाँ पर वो आई थी, इसी गेट से वो अंदर गई थी और अपने पिता से मुलाकात करी थी, उनसे हालचाल पूछा था, तबीयत के बारे में जानकारी ली थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 2 दिन बाद जब इस गेट के अंदर वो आएंगी तो उन्हें उनके पिता से दर्शन नहीं होंगे बल्कि अंतिम दर्शन होंगे और यह शायद देखने को मिला। और यही कारण है कि इस बार जो ये बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर बॉलीवुड में जरूर सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर बढ़ते प्रदूषण के ग्राफ को रोकने के लिए कोई काम नहीं होता दिख रहा है। सरकार से लेकर एनजीओज तक इस मुहिम में लगे हुए हैं कि दिल्ली की हवा और दिल्ली के पानी को साफ किया जा सके, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाफी दिख रही हैं। एयर इंडेक्स में सुधार करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत मालूम पड़ती है और जरूरत आम लोगों की जागरूकता की भी है, जो वक्त रहते दिल्ली को बचाने में साथ आगे आए। अच्छे जीवन के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ पानी सबसे बड़ी जरूरत होती है, जिसको लेकर सरकार लगातार काम करती रहती है। लेकिन शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर वालों की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा बहुत ही दूषित है, जो मानक एयर इंडेक्स से काफी खराब है। ऐसे में दिल्ली की हवा को शुद्ध करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर काम नहीं हो रहा है, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। बावजूद इसके अभी काफी काम करना बाकी है। सड़कों पे उड़ते धूल के कण और कारखानों के काले धुएं शहरों को गंदगी के अंबार में ढकेल देती हैं। ऐसे में प्रदूषण और गंदी हवाओं की वजह से लोगों का सांस लेना तक दूभर हो जाता है। अब ऐसे में सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर जो है कंस्ट्रक्शन से जो पॉल्यूशन आ रहा है वो है, गाड़ियों का जो प्रदूषण है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ जो गाजीपुर जैसे लैंडफिल साइट्स हैं, कूड़े के ढेर बन गए हैं जगह जगह, केवल दिल्ली में ही नहीं, केवल
गाजीपुर ही नहीं, भलसवा है, और नोएडा में आप देखोगे, गाजियाबाद में देखोगे, हर एक जगह कूड़े को डंप किया जा रहा है, उसमें आग लगती है, वहाँ से भी पॉल्यूशन आता है। तो 8 से 10 मेजर फैक्टर्स हैं एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने वाले दिल्ली और एनसीआर में, जिन पर अभी इतना काम नहीं हुआ है। इस वजह से AQI यहाँ पर जो 0 से 50 के बीच होनी चाहिए, वो यहाँ पर कई बार दीपावली के आसपास या सर्दियों में तो वो 1000 के ऊपर चली जाती। पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा हालात दिल्ली एनसीआर और इन्हीं की तरह सघन आबादी वाले बड़े शहर ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं, जिसको लेकर सरकारें लगातार ऐसे कदम उठाती हैं ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। आइए एक नजर डालते हैं सरकार के प्रयासों पर। तो उद्योगों की स्थापना शहरों और गांवों से दूर की गई है, वहीं कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई भी ज्यादा रखी गई है। कारखानों की चिमनियों में फिल्टर का उपयोग भी किया गया है और अधिक धुआं देने वाली स्वचालितों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं सख्त कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की भी पूरी कोशिश की है और पराली जलाने को लेकर भी सरकार सख्त कदम उठा रही है। वहीं अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर भी लगातार सरकार की ओर से जोर दिया जा रहा है। सड़क किनारे साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है और सरकार ने पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया है। वहीं सरकार का कहना है कि मोटर कारों और स्वचालित वाहनों को भी ट्यूनिंग करवाना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए शुद्ध हवा की कितनी अहमियत है, ये सबको पता है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि हमें शुद्ध हवा मिलती रहे, लेकिन इसके लिए केवल सरकार का प्रयास ही काफी नहीं होगा। आम लोगों को भी जागरूक होना होगा और लोगों की सहभागिता भी जरूरी है ताकि वो सरकार की मुहिम को सफल बनाने में मदद करें। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट दिल्ली वालों के लिए टेंशन देने वाली हो सकती है, लेकिन निराश होने से कुछ नहीं होगा। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। अगर पर्यावरण में वायु प्रदूषण को कम कर लिया गया तो हालात से निपटा भी जा सकता है और इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। यहाँ तक 10 से 12 साल जो आंकड़ा दिया है रिसर्च ने, शिकागो जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसर्च किया है, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर रिसर्च किया होगा, तो ऐसे में एयर पॉल्यूशन को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, यहाँ पर पहले ही केवल हवा का प्रदूषण नहीं है, यहाँ पर जो आपको सब्जियाँ मिल रही हैं वो केमिकल के पानी से में पैदा हो रही हैं ज़्यादातर। साथ ही साथ जो यहाँ पर और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर है, चाहे वो मिट्टी के पॉल्यूशन की बात हो, चाहे वो पानी के प्रदूषण की बात है, जिस तरह से आरओ पर डिपेंडेंसी हो गई है, तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में और भारत के कई हिस्सों में, बल्कि पूरी दुनिया में ही ज़्यादातर जगह पर प्रदूषण हर तरफ से हमको घेर रहा है। सरकार के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता सबसे जरूरी है। हवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए सबसे जरूरी है कि पेड़ पौधों को लगाया जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाकर हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हवा को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। ऑड इवन पॉलिसी में लोगों की सहभागिता सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में ऑफिस जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वहीं अधिक से अधिक पौधे लगाने की मुहिम भी छेड़ी जाए। राजधानी में हरियाली बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। नए पेड़ लगाए जाएं और उनका रखरखाव भी जरूरी हो। साथ ही लोग भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बचें और याद रखें कि कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें और गंदगी फैलाने से बचें। हम लगातार एक पर्यावरण संस्था होने के नाते लगातार सरकार को लिखते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं, जमीन पर भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग करते हैं। हम खुद लगभग 5 से 6 अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पर जो कि 10-10 एकड़ में फैले हुए हैं, एक ही साइट पर 25,000-30,000 पौधे लगाए, ऐसे जंगल हम लोगों ने डेवलप किए हैं। तालाबों को विकसित कर रहे हैं जो पूरी तरह से बुरी हालत में आ चुके हैं। साथ ही साथ कूड़े के निस्तारण के लिए कहीं ना कहीं अपना सहयोग दे रहे हैं। एक बतौर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की कूड़े का निस्तारण किया जाए प्रॉपर वे में, वैज्ञानिक तरीके से, ना कि उसको जलाया जाए। लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गाड़ी का कम से कम उपयोग करें, प्रदूषण न फैलाएं। तो हम हर एक मोर्चे पर हम और हमारे जैसे तमाम संस्थाएं, साथ साथ सरकारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। पर्यावरण को साफ सुथरा और हवा को शुद्ध बनाने की जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं है।
सरकार की मुहिम के साथ लोगों की जन सहभागिता भी जरूरी है ताकि पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके। गांव और छोटे शहरों में हालात फिर भी कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन बड़े शहरों में हालात कई बार बहुत बुरे हो जाते हैं। सर्दियां आने वाली हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के वक्त हालात और बुरे हो जाते हैं। लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानी हो जाती है। ऐसे में जरूरत है कि इस मुहिम में सरकार के साथ जनता खुलकर साथ दे। शिकागो यूनिवर्सिटी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर की हवा प्रदूषित है। एयर इंडेक्स भी चिंताजनक है। ऐसे में दिल्ली सरकार और आम लोगों को मिलकर एक साथ काम करना होगा, क्योंकि दिल्ली की हवा को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। शिकागो यूनिवर्सिटी की जिस रिपोर्ट ने दिल्ली की टेंशन बढ़ाई है, उसके लिए जिम्मेदार भी खुद दिल्ली के लोग भी हैं। लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी सावधानी और जागरूकता सब कुछ ठीक कर सकती है। सरकार के साथ सामाजिक संगठनों और लोगों को भी ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एयर पोल्यूशन के मामले में दिल्ली एनसीआर के लिए आई रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। एक तरफ दिल्ली जहां दमघोटू गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, तो दुनिया के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं और ये आंकड़ा बहुत डराते हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि क्या वाकई लोगों का दम अब हवा में घुटने लग गया है। सवाल यही है कि ऐसी हवा में इंसान जिए तो जिए कैसे। पल पल पोल्यूशन में मैं रहता हूँ। गंदगी, प्रदूषण, हवा में पल पल घुलता जहर, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 8.1 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं। हर शाम AQI जब मैं चेक करता हूँ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी फिर आह भरता हूँ। खराब वायु गुणवत्ता जीवन को खत्म करने के लिए दूसरी सबसे बड़ी वजह है। एयर पॉल्यूशन एक ऐसी घातक समस्या है जिसका कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। वायु प्रदूषण जिंदगियों को कम कर रहा है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी दे रहा है। वायु प्रदूषण एक ऐसी घातक समस्या है जिससे न जाने कितने लोग परेशान होते हैं। खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है कि यहाँ सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है। शिकागो यूनिवर्सिटी में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में हाल ही में एक रिसर्च हुई जिसमें यह बताया गया है कि उत्तरी मैदानी इलाकों में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जान पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर का हाल यूं ही ऐसा नहीं हो गया। देखिए, ये भागती दौड़ती जिंदगी के बीच बिना किसी रोक टोक के कंस्ट्रक्शन, ग्रीन ट्रिब्यूनल की बंदोबस्ती नजर आ रही है। हरे पर्दे का इन कंक्रीट के जंगल को ढकने के लिए इस्तेमाल भी होता है, लेकिन कैसे, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।